रवि और साक्षी की शादी धूमधाम से हुई थी। दोनों एक दूसरे से कॉलेज के दिनों से प्यार करते थे और परिवार की सहमति के बाद उनका रिश्ता विवाह में बदल गया। शादी के अगले ही दिन रवि ने साक्षी को सरप्राइज दिया। हनीमून के लिए शिमला की बुकिंग। तैयार हो जाओ मैडम, कल सुबह हियाबे हम निकल रहे हैं अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ट्रिप पर, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। साक्षी की आंखों में चमक आ गई। वो एक छोटे से कस्बे की लड़की थी जिसने पहाड़ सिर्फ तस्वीरों में देखे थे। पहाड़ों की ओर शिमला की वादियों में पहुंचते ही साक्षी मंत्रमुग्ध हो गई। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और देवदार के पेड़ों की खुशबू उसे किसी सपने जैसी लग रही थी। होटल हेरिटेज विला में दोनों ने चेक इन किया। यह एक पुराना लेकिन आलीशान होटल था जो अंग्रेजों के जमाने में बना था। ये जगह थोड़ी रहस्यमयी नहीं लगती तुम्हें? साक्षी ने होटल की पुरानी दीवारों को देखते हुए कहा। तुम्हें तो हर पुरानी चीज में भूत दिखता है, रवि हंसते हुए बोला। लेकिन साक्षी की आंखों में कुछ था, एक अनकहा डर, एक रात और एक चीख। हनीमून का तीसरा दिन था। रवि और साक्षी ने कुफरी का प्लान बनाया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से होटल में ही रुकना पड़ा। रात को तेज आंधी आई। होटल में लाइट चली गई। तभी साक्षी को लगा जैसे बगल के कमरे से कोई औरत जोर जोर से रो रही हो। रवि ने ध्यान नहीं दिया। शायद कोई बच्चा डर गया होगा। लेकिन साक्षी चैन से नहीं सो पाई। रात के करीब 2 बजे एक तेज चीख ने पूरे होटल को जगा दिया। साक्षी चौंक कर उठी, रवि! लेकिन रवि बिस्तर पर नहीं था। लाश साक्षी ने होटल स्टाफ को जगाया। काफी खोजबीन के बाद रवि की लाश होटल के पीछे पुराने गार्डन में मिली। उसके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। साक्षी चीख पड़ी। वो होश खो बैठी। पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर महेश रावत केस की तहकीकात करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि रवि की जेब में उसका पर्स और मोबाइल मौजूद थे। मतलब ये डकैती नहीं थी, सीधा मर्डर। तुम्हारे पति का दुश्मन कौन हो सकता है साक्षी जी? इंस्पेक्टर ने पूछा। साक्षी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं पता सर। हमारी जिंदगी तो बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके परतें खुलने लगीं। पुराने राज रवि का मोबाइल चेक करने पर इंस्पेक्टर को कई संदिग्ध कॉल्स मिले, खासकर एक नंबर जो शादी के ठीक पहले से लगातार एक्टिव था, एक लड़की का नंबर। साक्षी को यह सब नहीं पता था। क्या रवि किसी और से भी जुड़ा हुआ था? साक्षी ने खुद से सवाल किया। इसी दौरान होटल के पुराने वॉचमैन ने एक चौंकाने वाली बात बताई। रात को मैंने रवि साहब को एक औरत के साथ पीछे जाते देखा था। कौन थी वो? इंस्पेक्टर ने पूछा। अंधेरा था, लेकिन लंबी औरत थी, साड़ी में। इंस्पेक्टर महेश ने होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मंगवाई, लेकिन तेज बारिश और बिजली जाने के कारण उस रात का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जो भी हुआ है उसी ब्लैकआउट के दौरान हुआ है, इंस्पेक्टर ने गहरी आवाज में कहा। साक्षी सदमे में थी, लेकिन उसे रवि के फोन में मिले कुछ पुराने मैसेज याद आए। एक नाम बार बार आ रहा था, नेहा। वो नंबर जिससे कॉल्स आ रही थीं उसी नाम से सेव था। नेहा, एक औरत, एक रहस्य। नेहा नाम की लड़की चंडीगढ़ की थी। पुलिस ने उस तक पहुंचने में देर नहीं लगाई। नेहा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। क्या आप रवि को जानती थीं? हाँ, कॉलेज में हम दोस्त थे, नेहा ने बिना हिचके कहा। सिर्फ दोस्त? हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन फिर वो साक्षी से शादी कर बैठा। क्या आपको लगता है कि रवि ने आपको धोखा दिया? नेहा चुप हो गई। फिर उसकी आंखों में गुस्से की एक चिंगारी दिखी। मैंने उसे मारा नहीं है, लेकिन उसने मुझे तोड़ दिया था। होटल का अतीत। इसी दौरान इंस्पेक्टर को होटल के पुराने मालिक की बेटी रागिनी मिली। रागिनी ने एक चौंकाने वाली बात बताई। 30 साल पहले
इसी होटल में एक नई दुल्हन की हत्या हुई थी। क्या? साक्षी चौंकी। हाँ, उसका पति होटल के एक वेटर के साथ भाग गया था। लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद से लोग कहते हैं उसकी आत्मा यहां भटकती है। साक्षी का चेहरा पीला पड़ गया। रात को रोने की आवाज, वो औरत की परछाई, क्या वो सच था? इंस्पेक्टर को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसने रागिनी से कहा, हमें उस पुराने केस की फाइल चाहिए। गार्डन का सच जांच करते करते इंस्पेक्टर महेश को होटल के पीछे बने पुराने गार्डन में एक टूटा फूटा कुआं मिला। वहां कुछ ताजे पैरों के निशान थे। शायद कातिल इसी रास्ते से भागा है, उन्होंने कहा। कुएं के पास एक सुनहरा पेंडेंट मिला जिस पर एन की नक्काशी थी। नेहा? इंस्पेक्टर ने पेंडेंट उसकी तरफ बढ़ाया। नेहा ने पेंडेंट देखा, फिर चुपचाप बोली, ये मेरा है, लेकिन मैंने वो रवि को तोहफे में दिया था। मतलब रवि के पास था, फिर वहां कैसे आया? अब कहानी में और भी मोड़ आने लगे। एक अनदेखा खतरा, शोक में डूबी साक्षी धीरे धीरे होटल के माहौल को महसूस करने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे हर वक्त देख रहा हो। रात को जब वो अपने कमरे में थी, दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। उसने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुराना लिफाफा पड़ा था। उस लिफाफे में एक फोटोग्राफ था, रवि एक औरत के साथ, किसी होटल के रूम में। ये कौन है? साक्षी ने कांपते हाथों से इंस्पेक्टर को फोटो दिखाई। यह औरत नेहा नहीं है, ये कोई और है। इंस्पेक्टर ने गहराई से फोटो को देखा। अब एक तीसरी औरत की एंट्री हो चुकी थी। इंस्पेक्टर महेश ने उस फोटो को स्कैन करवाकर चेहरे की पहचान कराने की कोशिश की। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। उस औरत का नाम था डॉ रिया कपूर, जो शिमला में ही एक क्लिनिक चलाती थी। रवि डॉक्टर से क्यों मिल रहा था, और वो भी होटल के कमरे में? साक्षी के दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। इंस्पेक्टर ने रिया को बुलवाया। मैं रवि को जानती थी, रिया ने ठंडे स्वर में कहा। कैसे? वो मेरी क्लिनिक में 2 बार आया था। किस लिए? काउंसलिंग के लिए। वो बहुत परेशान रहता था। उसने कहा था कि उसकी शादी जबरदस्ती हो रही है और वो किसी और से प्यार करता है। साक्षी का चेहरा फक पड़ गया। कड़वे सच इंस्पेक्टर महेश ने अब रवि की पर्सनल डायरी को ढूंढ निकाला, जो उसके बैग में रखी थी। डायरी में रवि के हाथ से लिखी बातें पढ़कर हर कोई हैरान रह गया। मैं नेहा को छोड़ नहीं पाया, लेकिन अब शादी हो रही है। मुझे लग रहा है मैं 2 जिंदगियों के बीच फंस गया हूं। मैंने जो किया शायद साक्षी डिजर्व नहीं करती ये सब। डॉ रिया कहती है कि सच्चाई का सामना करना जरूरी है, लेकिन अगर नेहा ने कुछ कर लिया तो? साक्षी के लिए यह सब किसी तूफान से कम नहीं था। उसका पूरा रिश्ता झूठ पर टिका था। हत्या की रात टुकड़ों में सच इंस्पेक्टर ने होटल के स्टाफ और गार्ड से पूछताछ दोबारा शुरू की। एक सफाई कर्मी ने बताया, रात को करीब 1:30 बजे रवि साहब बहुत गुस्से में थे, किसी से फोन पर लड़ रहे थे। क्या आपने कुछ सुना? हां, उन्होंने कहा था, तुम यहां आई कैसे? मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूं। अब यह बात पक्की हो गई थी। होटल में उस रात कोई महिला आई थी, लेकिन सीसीटीवी खराब होने से कोई रिकॉर्ड नहीं था। रात के समय होटल की रजिस्टर एंट्री में एक अजीब नाम था, संध्या मेहता, लेकिन ऐसा कोई मेहमान कमरे में नहीं रुका था। क्या यह फर्जी नाम है? महेश ने तुरंत पहचान की कोशिश शुरू करवाई। संध्या की परछाई, कुछ घंटों की छानबीन के बाद पता चला कि संध्या मेहता कोई और नहीं बल्कि नेहा ही थी। उसने फेक आईडी के साथ होटल में एंट्री की थी। नेहा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। तुम झूठ बोल रही थी नेहा, तुम उस रात होटल में थी? नेहा चुप रही। तुमने रवि को मारा? नहीं,
नेहा चिल्लाई। हाँ, मैं वहां गई थी, लेकिन मारने नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो वाकई साक्षी से खुश है या नहीं। लेकिन जब मैं पहुंची तो वो मुझे देखकर डर गया। उसने कहा कि अगर मैंने कुछ किया तो वो पुलिस बुला लेगा। मैं डर गई और वहां से चली गई। जिंदा था वो तब। तो उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। सच में। अब इंस्पेक्टर की नजरें फिर रिया पर टिक गईं। छुपा हुआ चेहरा इंस्पेक्टर ने रिया की कॉल डिटेल निकलवाई। हत्या की रात 2:07 AM को रिया ने रवि को कॉल किया था। ये उस समय के बाद की कॉल थी जब रवि की मौत मानी जा रही थी। डॉक्टर रिया, आपने रवि को कॉल क्यों किया? मैं उसकी हालत को लेकर चिंतित थी। उसने मुझे मैसेज किया था कि उसे डर लग रहा है। क्या आप होटल गई थीं? रिया ने चुप्पी साध ली। हमारे पास सबूत है कि आपकी गाड़ी उस रात होटल के पास देखी गई थी। आप होटल आई थीं और शायद आपने रवि को आखिरी बार देखा। रिया की आंखें भर आईं। मैंने उसे मारा नहीं था, लेकिन हां, मैं वहां गई थी। मैंने देखा कि वो घायल पड़ा है। मैं उसे बचा नहीं सकी। डर के मारे मैं भाग गई। फिर आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि तब सब मुझ पर शक करते। इंस्पेक्टर महेश अब लगभग हर संदिग्ध से पूछताछ कर चुका था। नेहा, रिया, होटल स्टाफ। लेकिन फिर एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने अब तक चुप्पी साध रखी थी। होटल के शेफ सुरेश। साहब, मुझे कुछ बताना है, सुरेश ने धीरे से कहा। बोलो। रात को जब मैं किचन बंद कर रहा था तो मैंने देखा था रवि साहब होटल के पिछले गेट से बाहर जा रहे थे और उनके पीछे कोई और भी था। कौन? मैंने साफ नहीं देखा, लेकिन वो कोई महिला थी और उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, शायद चाकू जैसा कुछ। क्यों नहीं बताया पहले? डर गया था साहब, नौकरी चली जाती। साक्षी की सच्चाई इस बयान के बाद इंस्पेक्टर महेश ने साक्षी को दोबारा बुलाया। क्या तुम उस रात अपने कमरे में ही थीं? हां। मैं डर गई थी। जब रवि नहीं मिला तो होटल स्टाफ को बुलाया। तुम्हारा रवैया बहुत शांत था, क्योंकि मैं शॉक में थी। क्या तुम्हें पता था कि रवि तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं था? साक्षी की आंखें भर आईं। हां, मुझे पता था। शादी से 2 दिन पहले ही मैं नेहा के साथ रवि की बातचीत सुन चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने शादी की क्योंकि मैं उसे बदलना चाहती थी। क्या तुमने उसे मारा? नहीं, साक्षी चीख पड़ी। मैंने सिर्फ प्यार किया था। झूठ, फरेब और हत्या। अब इंस्पेक्टर ने सारे सबूत एक जगह जोड़े। नेहा होटल में थी। रिया ने रवि को कॉल किया। साक्षी को धोखे की भनक थी। होटल का गार्डन जहां लाश मिली रिया की गाड़ी के टायर के निशान से मेल खाता था, और सबसे अहम, रवि की हत्या उस वक्त हुई जब वो अकेला होटल के पीछे गया था। लेकिन चाकू कहां गया? तभी होटल के पुराने कुएं में तलाशी ली गई और उसमें से एक खून से सना चाकू मिला। उस पर उंगलियों के निशान थे और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सब साफ कर दिया। असली कातिल डीएनए रिपोर्ट के अनुसार चाकू पर जो उंगलियों के निशान थे वो न साक्षी के थे, न नेहा के और न रिया के। तो फिर किसके थे? साक्षी हैरान थी। इंस्पेक्टर ने चुपचाप एक कागज बढ़ाया। शेफ सुरेश। मैंने उसे मारा। सुरेश ने अंततः अपना अपराध कबूल लिया। क्यों? क्योंकि उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो रवि नेहा से तो खेल ही रहा था, लेकिन उसने मेरी बहन को भी फुसलाया था, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मुकर गया। मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। साक्षी और बाकी सभी सन्न रह गए। इंसाफ और अंत, सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। रवि की जिंदगी एक झूठ का पुलिंदा निकली, जिसकी नींव धोखे और स्वार्थ पर रखी थी। साक्षी ने धीरे धीरे खुद को संभाला और रवि की डायरी को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। शादी के बाद
मौत का सफर। उसने लिखा, कभी कभी हम सोचते हैं कि प्यार सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन जब प्यार झूठ और लालच के साथ जुड़ जाए तो वो मौत का रास्ता बन जाता है। 4 महीने बाद शिमला कोर्ट में केस चला। शेफ सुरेश ने अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन उसके वकील ने मानसिक दबाव और बहन की आत्महत्या को आधार बनाकर सजा में रियायत की मांग की। जज ने अपने फैसले में लिखा, हत्या चाहे किसी भी वजह से हो, वह कानून की नजर में अपराध ही है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा दी जाती है। सुरेश ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में केवल अफसोस था, उस बहन के लिए जिसे वो बचा नहीं पाया। नेहा और रिया की कहानी। नेहा ने रवि की मौत के बाद अपना शहर छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिसे प्यार समझा वो बस एक आदत थी। उसने हिमाचल के एक छोटे कस्बे में एक एनजीओ ज्वाइन किया, जहां वो औरतों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाने लगी। रिया, जो गिल्ट के बोझ में दब गई थी, ने अपनी क्लिनिक बंद कर दी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक आश्रम में चली गई। वो अब डिप्रेशन और धोखे से जूझ रहे लोगों को काउंसलिंग देती है। दोनों ने जिंदगी में नया रास्ता चुना, दर्द के साथ लेकिन सच्चाई को स्वीकारते हुए। साक्षी की वापसी। साक्षी ने कुछ महीने के लिए दुनिया से दूरी बना ली। वो अपने मायके लौट गई, जहां उसने खुद को लिखने में झोंक दिया। उसने रवि की डायरी से प्रेरणा लेकर एक किताब लिखी, हनीमून पर हत्या। उस किताब ने देश भर में हलचल मचा दी। लोग उसके साहस, उसकी पीड़ा और उसकी साफगोई के कायल हो गए। साक्षी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उसने खुद को एक नई जिंदगी दी। एक शिक्षिका बनी और अकेली महिलाओं को कानूनी सलाह देने लगी। हेरिटेज विला फिर से खुला। हत्या के बाद होटल हेरिटेज विला कई महीनों तक बंद रहा। लोग कहने लगे कि वहां आत्मा भटकती है, लेकिन इंस्पेक्टर महेश ने खुद एक वीडियो बनवाया जिसमें साफ किया गया कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं थी, सिर्फ अफवाहें थीं। फिर एक दिन होटल को एक नए मालिक ने खरीदा, जिसने उसका नाम बदलकर रखा शांति विला। पुराना कुआं बंद करवा दिया गया और उस जगह एक बगीचा बना दिया गया, जहां एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया, यहां एक दर्दनाक कहानी दबी है, पर अब यहां शांति है। अंतिम रहस्य। एक रात साक्षी अपनी किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी एक पुराना खत उसके हाथ लगा, जो रवि ने अपनी डायरी के बीच छुपा रखा था। उस खत में लिखा था, साक्षी, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूं या नहीं, लेकिन सच ये है कि मुझे तुमसे डर लगता है। नॉट बिकॉज ऑफ यू, बट बिकॉज यू लुक राइट थ्रू मी। तुम्हारी नजरें मुझे नंगा कर देती हैं। मैं कितना खोखला हूं ये तुम जानती हो। मैं नेहा से प्यार करता हूं, पर तुम्हारे सामने मुझे खुद से नफरत होती है। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए वह पन्ना मोड़ दिया। अब फर्क नहीं पड़ता, मैंने खुद को पा लिया है। रिश्ते अगर सच्चाई पर टिके हों तभी उनका वजूद होता है, वरना वो एक लाश बन जाते हैं जो कभी भी दफन हो सकती है या किसी रात वापस लौट सकती है।